Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आज class 11th history में we discuss about our chapter and that is paths to modernization, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते। और ये जो चैप्टर है इन क्लास 11th हिस्ट्री में इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें हम दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं इसमें कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एंड दैट इज चाइना एंड जापान। जापान और चाइना की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद हम एक एक दोनों ही जो कंट्री हैं उनके बारे में रीड करेंगे कि किस प्रकार से इनकी कह सकते हैं कि जो चाइना है और जापान है वो दोनों ही कंट्री किस प्रकार से एम्परर सिस्टम से आगे बढ़कर मॉडर्नाइजेशन की तरफ गई। और आज प्रेजेंट डे में हम जब देखते हैं जापान के बारे में तो जापान जो कह सकते हैं कि बहुत ही टेक्नोलॉजी से भरपूर जो देश है वो है। चाइना के बारे में हम बात करते हैं, चाइना भी डेवलपमेंट की तरफ चला गया था, बट कुछ ऐसी सारी चीजें हैं जिनसे हमें लग रहा है कि दोनों ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज किस प्रकार से बनी, क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या क्या घटनाएं बीच बीच में हुई थी और इनका जो सिस्टम था पॉलिटिकल सिस्टम वहां से लेकर किस प्रकार से इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही राजनीतिक रूप से भी और कह सकते हैं आर्थिक रूप से भी ये दोनों ही जो कंट्रीज थे वो पावरफुल बने थे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जापान कंट्री के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट कि जापान में जो सिस्टम था 12th सेंचुरीज के टाइम पीरियड तक का, वो 12th सेंचुरीज का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या था कि वहां पर एम्परर सिस्टम था, यानी कि सम्राट का शासन था। और जब 12th सेंचुरीज का एंड स्टार्ट हो गया था, एंड आना शुरू हो गया था, तो वहां पर धीरे धीरे जो सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी थी। और किस प्रकार से कि वहां पर जो तोकुगावा शोगुन थे, तोकुगावा वंश के जो शोगुन शासक थे 12th सेंचुरी के एंड तक एम्परर की जो पावर थी वो शोगुनों के हाथ में आ गई थी। और ये टाइम पीरियड था इनका 1603 से लेके 1867 तक का, यानी कि 1603 से और 1867 तक के टाइम पीरियड की हम बात करें तो जापान की जो पॉलिटिकल पावर थी वो किसके अंडर में थी, वो थी जापान में तोकुगावा शोगुनों के हाथ में। अब जब शोगुनों के शासनकाल की बात की जाती है तो तोकुगावा काल में ये कहते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है ये, क्योंकि जापान के जो मॉडर्नाइजेशन की कह सकते हैं जो बेस स्टार्ट हुआ था वो इसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ था 1603 से लेके 1867 तक। अब 1867 के बाद फिर इसमें क्या होता है कि जो मेजी लोग थे वो शासन में आते हैं, बट कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन की जो टाइम पीरियड था वो यही था इनका। अब उसके बाद बात आती है इसमें कि शोगुनों के शासनकाल में समुराइज कौन थे। इसमें थे कि जो समुराइज थे वो उनको वॉरियर्स बोलते थे, यानी कि जो योद्धा लोग थे, एक विशेष इंपोर्टेंस रखते थे ये अपनी जापान के उस टाइम पीरियड के दौरान। समुराई ये वॉरियर क्लास थी, यानी कि योद्धाओं का एक वर्ग था जो कि कह सकते हैं कि वार वगैरह के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते थे। अब उसके बाद आता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी थी वो कौन सी थी जापान की, तो कौन सी थी, ईदो, जिसको प्रेजेंट में हम टोक्यो बोलते हैं। ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी थी। साथ में जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहर थे अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग चीजों के अंदर वो बहुत ही फेमस होते जा रहे थे, कोई ट्रेडिंग के लेके, कोई पॉपुलेशन के बेस के ऊपर, या कह सकते हैं कोई आर्किटेक्चर में। इस प्रकार से जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करेंगे हम उस टाइम पीरियड के दौरान ईदो, ओसाका और क्योटो, ये तीनों ही जो शहर थे जापान के मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज थे और बहुत बड़े शहर थे। अब बात आती है द टेल ऑफ गेंजी। द टेल ऑफ गेंजी क्या लिखा हुआ है, एक नोवेल लिखा हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि जो जापान की हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है टेल ऑफ गेंजी में। और क्या बताया गया है इसमें, द टेल ऑफ गेंजी वाज नोवेल रिटन बाय मुरासकी शिकिबु। बात कर रहे हैं टेल ऑफ गेंजी की। टेल ऑफ गेंजी नोवेल रिटन बाय मुरासकी शिकिबु। अब इसमें जो है वो क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो जापान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा गया है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं इसमें तोकुगावा जो शोगुन लोग थे उनके शासनकाल की, कि उसके टाइम पीरियड के दौरान, उनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1605 से लेके 1867 के, उस दौरान क्या क्या चेंजेस आए थे। उसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो चेंजेस थे। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या हुआ था कि जो समुराइज थे उनको एक इम्पोर्टेंस स्थान मिला हुआ था सोसाइटी में, समाज में। उसमें क्या होता था कि जो ये एक कह सकते हैं कि ऑफिसर्स नौकरशाही के रूप में वहां पर काम करते थे। साथ में
कह सकते हैं कि जो वहां पर प्रजा थी, जहां पर जो कॉमन पीपल थे, वो अपने पास किसी भी तरह के वेपन्स नहीं रख सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे। इससे क्या मेन रीजन क्या था कि शोगुन क्या चाहते थे इस चीज से कि जनता कभी भी उनके अगेंस्ट न जाए, जो कॉमन पीपल है उसके अगेंस्ट में ना खड़े हो। ये तो था इनका पॉलिटिकल की मेन बना दिया था जो शोगुन थे उन्होंने अपने आप को। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक्स। जब हम देखते हैं इनके आर्थिक परिवर्तनों की बात करते हैं तो आर्थिक परिवर्तनों में कह सकते हैं कि इसमें शांति, पीस की भी स्टेब्लिशमेंट थी, शांति भी स्थापित था, व्यापार था, ट्रेडिंग थी, व्यापार वाणिज्य के रूप में हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनमें चेंजेस आ रहे थे, वो भी प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे। एग्रीकल्चर थी उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। लेकिन कह रहे हैं इन सारी चीजों के कारण जो फेडरलिज्म था, जो सामंती सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता वहां पर जा रहा था। साथ में मैंने आपको बताया कि जो सिटीज थी वो इनमें से मोस्ट पॉपुलर होती जा रही थी, कोई ट्रेडिंग के रूप में, कोई पॉपुलेशन, कोई काम के रिलेटेड। अब उसके बाद बात आती है इसमें सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस की बात करते हैं हम, यानी कि सामाजिक और जो बौद्धिक परिवर्तन थे। इसमें तोकुगावा के जो टाइम पीरियड के दौरान कह रहे हैं कि कुछ सोशल और जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक चेंजेस थे वो भी आए थे। इसमें क्या हुआ कि आसपास उस टाइम पीरियड के दौरान कह रहे हैं कि लोगों को जो रीडिंग का शौक था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। साथ में जो कह सकते हैं कि कई एकेडमियां खुली हुई थी उस दौरान एजुकेशन के लिए, जो लोगों को एजुकेशन दे रही थी। साथ में जापान के लोग थे वो वेस्टर्न से भी, वेस्टर्न जो कल्चर थी वहां से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। साथ में वहां से साइंस में भी हर चीज की नॉलेज, चाहे वो फिलोसफी में हो चाहे वो साइंस में हो, वहां से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। साथ में कह रहे हैं कि जब जो पश्चिम था यानी कि वेस्टर्न था और उनका जब कांटेक्ट हुआ जापान के साथ, तो कह सकते हैं कि कहीं जापान में पृथक्करण की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई थी। वेस्टर्न कल्चर्स के कारण आइसोलेशन की कह सकते हैं कि अलग दिशा में जाने की प्रोसीजर शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्टर्न जो कल्चर्स के जो आइडियाज थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो इसमें आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया टेल ऑफ गेंजी में उसी टाइम पीरियड के दौरान की बातें लिखी हुई है नोवेल में। अब बात करते हैं इसमें जापानीज जो स्क्रिप्ट थी, जापान की जो लिपियां थी उनके बारे में बात करते हैं कि द जापानीज हैड बोरोड देयर रिटर्न स्क्रिप्ट फ्रॉम द चाइनीज। इनकी जो स्क्रिप्ट इन्होंने ली थी, जिस स्क्रिप्ट में इनके लैंग्वेज में काम हो रहा था, वो सारी की सारी इन्होंने कहाँ से ली थी? चाइनीज जो स्क्रिप्ट थी उनसे ली थी। दे डेवलप द 2 फोनेटिक अल्फाबेटिक्स। अब इन्होंने जब जापान जो चाइना से जो स्क्रिप्ट ली, यानी कि वहां से वो जो स्क्रिप्ट इनकी लैंग्वेज के लिए आई थी, उनको इन्होंने 2 फोनेटिक अल्फाबेट्स में डिवाइड कर दिया था। 2 अल्फाबेटिक लैंग्वेजेस इनकी वहां पर बन रही थी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, हिरागाना एंड कताकाना। ये दोनों ही क्या थी? ये दोनों ही लैंग्वेज थी जापान की, जिनकी स्क्रिप्ट कहाँ से आई थी? इनके पास चाइनीज लैंग्वेज से। अब उसके बाद बात करते हैं हिरागाना और कताकाना। इसमें बात करते हैं हिरागाना की। जो हिरागाना थी इसमें दोनों ही कह सकते हैं मेल और फीमेल जो राइटर थे वो लिखने लगे थे, लेकिन जो फीमेल राइटर्स थी मेनली वो लिखती थी हिरागाना स्क्रिप्ट में लिखती थी, तो इसलिए इसको लैंग्वेज बोला गया था, फेमिनिन लैंग्वेज भी कहा जाता है। 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी स्क्रिप्ट है इस प्रोजेक्ट में, हिरागाना एंड कताकाना। अब उसके बाद आता है इसमें कि जो मेजी रेस्टोरेशन का, मेजी रेस्टोरेंट मतलब कि मेजी पुनर्स्थापन। इसके बाद तोकुगावा वंश के बाद जो आने वाले लोग थे, जिन्होंने तोकुगावा वंश के जो लोगों को हटाकर और जो पूरी की पूरी जापान की पावर थी वो अपने अंडर में ली थी, उनमें क्या हुआ कि जो मेजी रेस्टोरेशन था 1868 में, इसमें क्या हुआ था? इससे पहले की बात करते हैं, जब मैथ्यू पेरी थे जो जापान में आए थे अमेरिका से। अमेरिका ने जापान में यानी कि कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए कॉन्टेक्ट बनाने के लिए अपने कमांडर को भेजा था, जिसका नाम था मैथ्यू पेरी। मैथ्यू पेरी जापान में आए, वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां पर उन्होंने कॉन्टेक्ट बनाया किस चीज के लिए? ट्रेडिंग के लिए जापान से, कि आप कि यहाँ पर हम जो है ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि इससे पहले जो जापान था वो किसी भी देश से अपने जो कंट्री में एंट्री नहीं होने दे रहा था, लेकिन जब अमेरिका से जो मैथ्यू पेरी आए थे तो उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा ट्रेडिंग का कह सकते हैं रिलेशन बन रहा था। उसके बाद आती है बात रेस्टोरेशन की, मेजी पुनर्स्थापन जिसको कहा जाता है। मेजी रेस्टोरेशन 1868 में हुआ था। मूवमेंट फैसिबली रिमूव्ड द शोगुन फ्रॉम पावर। मेजी पुनर्स्थापन इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द चैप्टर, कि जो मेजी पुनर्स्थापन है वो क्या है। 1868 में मेजी लोगों ने, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इन 1868 मूवमेंट फोर्सली रिमूव द शोगुन फ्रॉम पावर, कि फोर्सली जो शोगुन लोग पावर में थे उनको फोर्सली हटा दिया गया था बाय द मेजी।
एंड एम्परर टू ए सेंट्रल पोजीशन इन जापान। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एम्परर था, जो सम्राट था, वो मेजर पावर के रूप में स्टेब्लिश हो गया। दोबारा से जो एम्परर था वो जापान में आ गया था। और जापानीज पॉलिटिकल और कल्चर यानी कि सेंट्रल पोजीशन में आ गया, साथ में उनकी कल्चर्स में डेवलपमेंट होने लगा और उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी स्ट्रोंग होने लगी थी। यहाँ पर हमने बात की 1603 से लेकर 1867 तक कौन शासन कर रहा था जापान में, तोकुगावा शोगुन जो लोग थे। उसके बाद मेजी पुनर्स्थापन की बात आती है, मेजी रेस्टोरेशन की बात आती है। तो 1868 में मेजी लोगों ने तोकुगावा वंश के लोगों को हटाकर वहां पर मेजी पुनर्स्थापन किया 1868 में। और जो एम्परर था वो क्या हुआ, एम्परर वहां पर सेंट्रल पावर में आ गया था, यानी कि सारा का सारा जो शासन था वो किसके नाम पर चलने लगा था, वो सारा एम्परर के नाम पर चलने लगा था। तो जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ 1868 में, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं मेजी का। मेजी का मीनिंग होता है प्रबुद्ध शासन, यानी कि बुद्धिमान जो शासक होता है। अब कह रहे इसमें क्या हुआ, इसमें जो शोगुन का जो पद था उसका एंड कर दिया गया। साथ में जो कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल जो चेंजेस हुआ था उसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला क्या था कि जो जापान की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें चेंजेस आ रहे थे, उसमें परिवर्तन आ रहे थे। साथ में शोगुन का शासन कह रहे हैं कि इन सारे चेंजेस को बाधा बनाने में लगा हुआ था, यानी कि उन चेंजेस को जो शोगुन लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि इनको क्या मान रहे थे, इनको डिफिकल्टीज मान रहे थे। वो एज इट इज जो उन्होंने कह सकते हैं कि पोजीशन ली हुई थी उसी के ऊपर चलना चाहते थे, यानी कि चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद आता है कि इससे क्या हुआ कि जापान का जो एम्परर था, जापान का जो सम्राट था, उसके हाथ में पावर आ गई थी। साथ में इसके लिए कह रहे कि जो मेजी पुनर्स्थापन था उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया था। इसलिए दूसरा जो रीजन हम इसका देखेंगे कि जो पश्चिमी जो वेस्टर्न जो पावर्स थी वो कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए भी उन्हें एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो कंट्री है उसको बनाने की जरूरत थी। तो ये सारे कारण थे कि तोकुगो जो शासन था उनको हटाकर मेजी पुनर्स्थापन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मेजी पुनर्स्थापन मतलब कि एम्परर जो रूलिंग कर रहा था। अब उसके बाद आता है मेजी रिफॉर्मेशन इन जापान। जब मेजी शासन वहां पर आ गया तो उन्होंने क्या रिफॉर्मेशन किए, क्या क्या सुधार हुए जापान में और किस प्रकार से जो जापान था वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो एम्परर को सेंट्रल पावर के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो स्ट्रक्चर बनाया गया। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि नया प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर बनाया गया। पुरानी की जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी उस सारी को चेंज कर दिया गया, सारी को हटा दिया गया था। उसके बाद आते हैं 3 व्यूज अबाउट यूरोप। उसके बाद इन्होंने अपने 3 विचार रखे यूरोप के बारे में, यानी कि जब इनका वेस्टर्न से कॉन्टेक्ट हो रहा था तो इनको कह सकते हैं इसके बाद 3 नए विचार रखे गए। फर्स्ट फोकुकु क्योही कि हमें अपने राष्ट्र को क्या बनाना है, एक रिच कंट्री बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी स्टेब्लिश करनी है। ये 3 वर्ड हैं कि फोकुकु क्योही, इट मीन्स रिच कंट्री के रूप में हम जापान को स्टेब्लिश करेंगे। जो हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी है उसको, हमारी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दूसरा था जापान एम्परर सिस्टम। जापान में मैंने बताया कि एम्परर सिस्टम यानी कि सम्राट को सेंट्रल पावर में रखा गया, उसको पूरी की पूरी पावर उसके हाथ में दी गई। थर्ड था जापान में एजुकेशन, जापान आर्मी। जापान के एजुकेशन को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाया गया। पश्चिमी जो विचार थे, अपने जो स्टूडेंट्स थे जापान के, उनको वेस्टर्न कल्चर की नॉलेज के लिए अलग अलग देशों में भेजा गया। साथ में कह सकते हैं जो इनका आर्मी था, सबसे मेन इन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। तो ये 3 चेंजेस आए मेजी रिफॉर्मेशन के बाद। उसके बाद आता है जापान वार चाइना के साथ। जापान में जो लीगल सिस्टम था उसको भी स्टेब्लिश किया गया, यानी कि कानूनों को एक ऐसा रूप दिया गया जिससे कि हमारा जो कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग बन गई। हम बात कर रहे हैं चेंजेस की इन जापान कि जापान किस प्रकार से लीड कर रहा है मॉडर्नाइजेशन की तरफ। सबसे पहले तोकुगावा वंश को समाप्त किया गया। ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था, बट जब चेंजेस आने स्टार्ट हुए तो इन्होंने जो शोगुन थे उन्होंने इस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद इसके लिए क्या हुआ कि सम्राट को सेंट्रल में लाने के लिए मेजी पुनर्स्थापन हुआ 1868 में जापान में। उन्होंने मेन 3 विचार जो रखे वो क्या थे, सबसे पहले रिच कंट्री बनाना है, स्ट्रॉन्ग आर्मी स्टेब्लिश करनी है, साथ में जापान में एम्परर सिस्टम है, यानी कि जो एम्परर है उसको क्या करना है, सेंट्रल पावर में रखना है। साथ में जापान एजुकेशन और जापान जो जापानीज आर्मी है उसको बहुत आगे लेके जाना है, उसको कह सकते हैं डेवलपमेंट करना है। साथ में जापान में लीगल सिस्टम था जो उसको स्टेब्लिश किया गया था। अब जापान और चाइना के बारे होते हैं 1894 और 95 में।
सेकेंड, रशिया के साथ जापान का वार होता है 1904 से 1905 तक। ये 2 वार हुए थे जापान के इस टाइम पीरियड के दौरान, एक चाइना के साथ, दूसरा रशिया के साथ 1894-95 में, और दूसरा 1904 से लेकर 1905 के बीच में। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी इन जापान, कि जापान में जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया था। इसमें फास्ट रेलवे लाइन स्टैब्लिश की गई। सबसे पहले क्या काम स्टार्ट किया इन्होंने कि रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी, ताकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। और इसके लिए पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी टोक्यो टू योकोहामा, टोक्यो से लेके योकोहामा तक यहाँ पर पहली जो रेलवे लाइन थी वो बिछाई गई थी। दूसरा, इन्होंने सबसे एक मेन चीज आता है कि इन्होंने जो कैपिटल थी इनकी यीदो, तोकुगावा के शासनकाल में जो कैपिटल थी यीदो, उसको चेंज करके और टोक्यो में बना दिया था। उसके बाद आती है 1870 से 72 के बीच में रेलवे लाइन इन्होंने स्टैब्लिश की। मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंकिंग की शुरुआत की गई, मॉडर्न बैंकिंग थी वो लॉन्च की गई 1872 में, 1872 में। ये सारे चेंजेस आ रहे हैं किस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, जापान को आधुनिकीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। और चैप्टर में हम रीड भी यही कर रहे हैं 2 पावरफुल कंट्री के बारे में, जापान और चाइना के बारे में। अब उसके बाद आता है तनाका और शोजो। मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे पहले रेलवे लाइंस बिछाई गई, दूसरा जो था वो क्या किया गया था, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए थे। और ये टाइम पीरियड था 1870 से लेके 72 के बीच में। अब बात आती है तंगा शोजो की बात। 1841 में इनका जन्म हुआ था, 1913 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज इलेक्टेड मेंबर टू द फर्स्ट डाइट। डाइट क्या थी, जापान की संसद थी, जैसे हमारे पार्लियामेंट है उसी प्रकार से जो संसद है वहां पर उसको डाइट बोला जाता था। और इसमें जो इलेक्ट होने वाले सबसे पहले मेंबर जो बनने वाले थे डाइट के, वो कौन थे, वो थे तनाका शोजो। तो तनाका शोजो को पेरेंट्स सबसे पहले जो ये थे इलेक्ट हुए किस रूप में, पहले डाइट के रूप में। तो सबसे पहले जो डाइट स्टैब्लिश हुई थी उसमें सबसे पहले मेंबर बनने वाले कौन थे, तनाका शोजो। अब इसके बाद जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतने चेंजेस आ रहे थे तो उन्होंने क्या क्या किया, अपने इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे, जो उनके उद्योग थे, उनमें भी चेंजेस करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया था, हथियारों को बनाना फैक्ट्रियों में शुरू कर दिया था। साथ में इन्होंने कह सकते हैं कि आइडियाज के लिए जो स्टूडेंट्स वगैरह भेजे थे, जो साइंटिस्ट भेजे थे, वो नए नए आइडियाज लेके अपने कंट्री में एक्सपेरिमेंट करके इसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे। तो आज स्टूडेंट्स हमने रीड किया है जापान का मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो फर्स्ट स्टेप था वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट के बारे में पूछा कि इन्होंने चाइनीज से अपनी स्क्रिप्ट ली थी, साथ में तोकुगावा जो लोग थे वो वहां पर शासन कर रहे थे, साथ में मेजी रिस्टोरेशन, मेजी पुनर्स्थापन 1868 में, और उसके बाद जो जापान में आने वाले चेंजेस थे वो कौन कौन से थे और किस प्रकार से जो इकोनॉमी थी वो चेंज हो गई थी। किसके बाद, मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान में रेलवे लाइंस बिछाई जाने लगी थी। साथ में कह सकते हैं कि जो बैंकिंग व्यवस्था थी उसको बहुत अच्छा बनाया जा रहा था, इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे जो इनके, उनको डेवलप किया जा रहा था। तो नेक्स्ट में वी रीड अबाउट द जापान टू 1868 टू प्रेजेंट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू